हाँ भाई, तो कोड ऑफ एथिक्स की तैयारी है, रिवाइज किया है। चलो वैसे ही हल्का फुल्का बिफोर वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन, अगला टॉपिक सब्सटेंटिव एनालिटिकल वो कर लेते हैं। चलें, वैसे हमें पूरे ऑडिट में एक्सेप्ट करने से पहले एथिकल होना ज़रूरी है। एंड इन ऑर्डर टू बी एथिकल यू नीड टू कंप्लाई विद द प्रिंसिपल्स। एंड व्हाट आर दोज प्रिंसिपल्स, एक एक करके। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर और एक कॉन्फिडेंशियलिटी। अच्छा, यानी आपने ऑडिट शुरू करने से पहले भी और ऑडिट के दौरान भी एथिकल रहना है। अच्छा, ऑडिट ख़त्म करने के बाद एथिकल रहने की रिक्वायरमेंट है, कॉन्फिडेंशियलिटी। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे सुट्टे पे बैठे हुए, बाहर बैठे हुए और आपने ऐसी किसी क्लाइंट की बात कर दी, इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर अलाउड नहीं है, क्योंकि आपने रिस्पेक्ट करनी है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड इन अ बिजनेस और प्रोफेशनल रिलेशनशिप। वो उसकी अंग्रेजी ऐसी है। अच्छा, तो कहने का मतलब यह है कि आप विद इन द फर्म बता दो किसी को, फर्म में ही हो। ओके, इंगेजमेंट टीम के अलावा नहीं होती, विद इन द फर्म भी आपने कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना है। तो चलो, अगर आप किसी से कंसल्ट करते हो किसी एक ग्रीव इशू के ऊपर, तो उससे भी इंडिपेंडेंट साइन कराएंगे आप कि आपने भी इंडिपेंडेंट है, आगे किसी को ये बतानी नहीं है। अच्छा, व्हाट इफ आई एम कीपिंग शेयर्स इन द कंपनी। चलो अभी अभी थोड़ा सा इसमें घुमाते हैं, थोड़ा सा रिवीजन ना, ताकि वो माहौल तो बन जाए ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने शेयर लिया हुआ है कंपनी का, तो क्या कंपनी एक्ट के हिसाब से मैं ऑडिट कर सकता हूँ? हाँ या नहीं? अबे, मैं सीनियर मैनेजर डायरेक्टर हूँ, पार्टनर पे अप्लाई होता है वो। ये भंड नहीं मार के आना एग्जाम में, वो पार्टनर पे अप्लाई होता है। वापस लॉ खोल के देखना, वो पार्टनर पे अप्लाई होता है। सही ना? देखो अब ये फिर आ गया ना, यहाँ पे समझना इस बात को, ये गलती नहीं करके आना। देखो, इफ आई एम होल्डिंग शेयर्स इन अ कंपनी, आई एम अ डायरेक्टर, आई एम नॉट अ पार्टनर, आई एम नॉट गोइंग टू साइन इट। वो वाली रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती हैं किस पे? पार्टनर के ऊपर। हाँ, अलबत्ता उसी कंपनीज एक्ट के अंदर नीचे लिखा हुआ है कि आपने कोड ऑफ एथिक्स को भी फॉलो करना है, तो वो वाला हिस्सा मुझ पे अप्लाई हो जाएगा कि क्या मेरी पोजीशन क्या है, मेरे शेयर्स कितने हैं, है ना, जिसमें हम कहते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेड। तो भाई ये ज़रा सोच के, क्योंकि आपने सवाल में देखो, आपने लिख दिया ना, वो बोले कंपनी एक्ट के हिसाब से, तो आप ये लिख के आ जाओगे, बोला आज पता लगा। ये तो ख्याल रखना। दैट्स वाई मैं रिवाइज भी करवा रहा हूँ ताकि आपका दिमाग चलता रहे इस केस के अंदर कि भाई सीन क्या है। चलें, ओके, आज पता लगा। चलें, इस बात का ख्याल रखना है, केस में ब्लेंडर नहीं मार के आना एग्जाम के अंदर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन। हाँ, पार्टनर के लिए तो मना है ना भाई, कानून तो मना कर रहा है, यू कैन नॉट होल्ड शेयर्स इन द कंपनी ऑफ विच यू आर डूइंग एन ऑडिट। अच्छा, कितने टाइम में बेचना होता है? 90 डेज के अंदर बेच देना है, बिफोर एक्सेप्टेंस या आफ्टर एक्सेप्टेंस? भेज देना है, देख लो। ओके, अच्छा, यानी आप ये कह रहे हो आफ्टर अपॉइंटमेंट आपको 90 दिन के अंदर अंदर डिस्पोज करना है? सही ना? अगर नहीं किया तो यू आर डिसक्वालीफाइड, क्योंकि वो डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स में आता है, ऐसा ही है। अच्छा, अगर आपकी वाइफ शेयर होल्ड कर रही है तो भी नहीं कर सकते? नहीं, कंपनी एक्ट के हिसाब से नहीं कर सकते ना, वो प्रोविजन याद होने चाहिए, तो भी डिसक्वालीफाइड है। अच्छा चलें, अगर आपकी वाइफ डायरेक्टर है, वो लिखा हुआ है ना होल्ड एनी ऑफिस, तो उसमें भी आप नहीं कर सकते। तो हमने थोड़ा सा हल्का फुल्का वो एंगल भी डाल देते हैं। चलें, फिर हमने कहा कि यार फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट करने लगे एंड यू डोंट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का आएगा। अच्छा, फिर हमने लिखने का तरीका भी सीखा था मेरे बच्चों। तरीका ये होगा कि सिंस देयर इज़ अ लिमिटेड स्टाफ अवेलेबल इन द फर्म, तो उस सिचुएशन से उठाना है और फिर इसको करना है कनेक्ट, दिस विल क्रिएट अ थ्रेड टू प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड, और फिर थ्रेड कौन सा? सेल्फ इंटरेस्ट। फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमने लिंक करना, दिस विल क्रिएट अ थ्रेड टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड। अब सिर्फ ये लिख के आगे नहीं बोलोगे, बताओगे कैसे? Because we will not be able to spend the considerable time required to provide a client a service that is acceptable in the given circumstances. क्योंकि अगर आपने उसको वजह नहीं बताई ना कि कैसे हिट होगा, तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू नीड टू डिस्कस कि ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का प्रिंसिपल हिट कैसे होगा। तो पहले ये बात समझ आ रही है, हमने सिचुएशन उठाई, हमने उसको बताया ये कौन से थ्रेड है, किस प्रिंसिपल को इफेक्ट करेगा और कैसे करेगा।
बात क्लियर है? चलें जी, ओके। तो ये तो हो गया हल्का फुल्का रिवीजन। अच्छा, फिर कोई ऐसे सिनेरियोज हैं जिसके अंदर आपको ये लगे कि मैं कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता हूँ, तो मैं, हाँ, अब एक एक करके करते हैं। उसकी सिचुएशंस हैं कुछ, पहली बताओ, ऐसी कोई भी बता दो, उर्दू में बताओ। अगर केस चल रहा है भाई, किसी शेयर होल्डर ने केस कर दिया आप पे कि भाई आपने ऑडिट गलत किया था, मेरे पैसे डूब गए, तो आप, तो कोर्ट ऑफ लॉ आपको बोलेगा लाओ भाई वर्किंग पेपर जमा कराओ, तो क्या आप मना करोगे? तो इसमें क्लाइंट से लेने की इजाज़त है? नहीं, इसमें क्लाइंट की इजाज़त नहीं चाहिए। लॉ बोल रहा है, रेगुलेटर बोल रहा है भाई अब तो करना पड़ेगा, आपने आपको बचाना है टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, टू, इसमें लिखा हुआ है टू प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट, प्रोफेशन का इंटरेस्ट बचाना तो आपने करना पड़ेगा। अच्छा फिर, अच्छा, और अगर फॉर एग्जांपल आई कैप आपका रिव्यू करने आता है, पर उसके लिए क्लाइंट से इजाज़त चाहिए होती है क्योंकि वो आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है, वो मैंने आपको क्या सिखाया था कि वो यूजुअली मैं कवर कर लेता हूँ इंगेजमेंट लेटर में। मैं इंगेजमेंट लेटर में लिख देता हूँ क्योंकि वो भी साइन करते हैं ना, मैं उसमें लिख के कवर कर लेता हूँ, ये अलग से साइन करा लो, उसमें करा लो, हम यूजुअली उसमें करा लेते हैं, हम उसमें करा लेते हैं, हम उसको लिख देते हैं कि भाई क्योंकि हम आई कैप हमें गवर्न करता है, SECP आपको गवर्न कर रहा है, ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड हमें गवर्न करता है, तो वी मे शेयर योर डॉक्यूमेंट्स विद देम वाइल मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी। तो उसको हम प्रेमिसेस में बुला के रिव्यू कराएंगे, तो ये आपकी इजाज़त होनी चाहिए। तो वो है ना, रिक्वायर्ड बाय लॉ हो या आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी हो, क्लाइंट ने इजाज़त भी दी हो। अच्छा, एक आप पुराने ऑडिटर हैं, अब नया ऑडिटर आ गया, तो वो आपको प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर भेजेगा, तो वो बोलेगा भाई आप मुझे वर्किंग पेपर रिव्यू कराओ, मैं बोलूँगा भाईजान एक मिनट, मुझे इजाज़त लेनी है। तो अब मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी तो है, पर मुझे क्या इजाज़त भी चाहिए? तो अब जब मैं इजाज़त लूँगा तो मैं उसको रिव्यू करा सकता हूँ। बात क्लियर है? क्योंकि आपने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्वायर की है बगैर उसकी परमिशन के, जिसकी चीज़ है आप ये दिखा, इवन दो आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है, प्रोफेशनल ड्यूटी तो है ना कि मुझ पे ये पाबंदी आयद होती है कि यार मैं अपने दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई की मदद करूँ, बट मदद भी तब करूँगा ना जब मुझे इजाज़त हो। तो ये कुछ उसके प्रिंसिपल्स हैं। चलें, ये बात समझ आती है। अब इसको हल्का सा इंजन गर्म करने के बाद ये सवाल आ जाए जी, देखते। इसमें लिखा हुआ ही है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन अबव, comment on the ethical and professional issues arising and recommend any action which should now be taken. Yes, तो अब समय शुरू होता है आपका अब, और इसके लिए आपको दिए जाते हैं 15 मिनट, जल्दी। तब भी नहीं दे सकते उमर। वही भेज दो। अच्छा, एनी पूछ रही है कि सर क्लाइंट के वर्किंग पेपर अपने स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं?
अपनी फर्म के दूसरे लोगों के लिए नहीं कर सकते, उसी क्लाइंट के बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैंने 2024 का ऑडिट किया, 25 का ऑडिट कर रहा हूँ, तो 24 के वर्किंग पेपर या डॉक्यूमेंटेशन मैं उसको 25 में दिखा सकता हूँ, क्योंकि वो उस एंगेजमेंट का हिस्सा है। अगर वही वर्किंग पेपर मैं दूसरी एंगेजमेंट में दिखाऊँ, वो अलाउड नहीं है, क्योंकि वो उसका पार्ट नहीं है, क्योंकि उसने उसकी इंडिपेंडेंस साइन ही नहीं की। आज प्रॉमिस बना दूंगा यार FAR 2 का, मैं यकीन करो बहुत बिजी चल रहा हूँ, आज मैं बना दूंगा प्रॉमिस। आज आप मुझे याद भी दिलाना ग्रुप पे, सही है उदय भाई? प्लीज़ इफ़ यू कैन गिव अ रिमाइंडर। चंपू और शंपू मिक्स हो रहे हैं, तभी तो बनाया ऐसा। अवेश भाई वेरी शॉर्ट। जानी पहले ये कर लेना अहमद। अजीब सवाल है, तभी तो दिया तुम लोगों को। सब ठीक लग रहा है तो हो सकता है कोई थ्रेट ना हो। बस फिर देखें समी भाई। गलत हुदा। गलत असद। एक्सप्लेनेशन गलत है तुम्हारी बिल्कुल। बट यू नीड टू एक्सप्लेन हाउ उमर। rather than just saying कि ये है, और डायरेक्ट मैसेज करो जब भी चेक करवाना है।
शुरुआत तुमने हमजा सही की थी, बट आखिर में तुमने लिखा ना वो कहानी बदल दी। रिदा, हाउ डू यू नो दैट सिग्निफिकेंट फी इज देयर? इसमें लिखा हुआ है वैसे। Aways, but how it will create? मिशेल, आपने मतलब थोड़ा सा सादा खुशबू सही लिखा है, बट ये कि उसको और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आइडिया पिक कर लिया है बट एक्सप्लेन सही नहीं किया। नायला सही है, पर इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं। यस, एक्सप्लेन करना होता है ना। रिदा, अब सही लिखा है आपने, जो आपने भेजा ना वो अब सही है। अच्छा, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इन ड्यू केयर हिट नहीं होगा, ये प्रिंसिपल आपने गलत लिख दिया है क्या? कादिर भाई गलत। सिंस योर फर्म क्या होता है? और शैम्पू नहीं है भंगी, शैम्पू है, शैम्पू लिमिटेड। एंड योर फर्म इज ऑल्सो इन द ऑडिट एंगेजमेंट। फर्म ऑडिट एंगेजमेंट में कैसे? लिखने का तरीका भाई गलत है बहुत। ड्राफ्टिंग इज नॉट करेक्ट जानी। आइडिया यू हैव पिक्ड। फातिमा, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस से ड्यू के कैसे होगा? फैमिलैरिटी भी नहीं है। पहला और तीसरा सही है आपका फातिमा, बट ये कि पहले में आपने जो प्रिंसिपल हिट किया है वो गलत है। मुर्तज़ा, मैं तुम्हारा वैसे रीड कर रहा हूँ जस्ट टू गिव यू द फीडबैक। सही लिखा है मुर्तज़ा पहला, गुड। नहीं जवेरिया गलत, जो भी आपने लिखा। शायद वेरी शॉर्ट, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी मार्क्स।
अच्छा, अवेस मलकानी। नीचे देखो अवेश, आपने ऊपर लिखा और फिर आपने नीचे जो उसके एवज जो सेफगार्ड लिखा है वो बिल्कुल गलत है। नहीं, गलत अवेश। मायरा, यू नीड टू एक्सप्लेन हाउ। आमना इकबाल, वेरी गुड, अच्छा लिखा है। यहाँ पे फ़ी का जिक्र नहीं है अदीन, तो फ़ी वाली बात नहीं करनी थी। बाकी सही है, और बाकी जो हैं इसमें वो भी थ्रेड्स आपने नहीं लिखे। हसनैन, मैं रीड कर रहा हूँ। सही लिखा है हसनैन, पहला तो सही लिखा है, पर इसमें और भी चीज़ें हैं। और अभी लिखने हैं, ओके। अक़साम अहमद, चंपू लिमिटेड इज़ द ओनर ऑफ शंपू। नहीं भाई, चंपू लिमिटेड नहीं, चंपू बंदा है। नहीं, गलत लिखा है जानी। हाँ भाई, घंटी बज गई इसकी। टाइम तो देखो हो चुका है। टेन सही है ना? 10। मिशेल कह रही है चंपू शंपू ने घुमा दिया हमें। चलो, वो भी ऐसे ही नाम रखता है अजीब अजीब से, तो खैर। नहीं, असल में मैं कल यहीं आया था ऑफिस के बाद, घर से खाना खा के, तो मैं यहीं सो गया था थोड़ी देर ना, फिर 2 बजे उठा, फिर बनाया। मैंने कहा चक्कर आ रहे थे, तो खैर हमने बोला देखते हैं कि कैसा बनता है सवाल। सुबह बनाया करूँ? सुबह तो और ख़तरनाक बनता है, जैसे कल बनाया था। ओके, यानी आज आप कह रहे हैं सुबह वाला जो बनाता हूँ निहार में, वो सही होता है? वो तो कार में बैठ के जल्दी जल्दी में क्या ही बना लूँगा, तो इसमें थोड़ा दिमाग तो लगाता ना। चलें, एनीवेज, मैं एक एक करके वो बातें करता हूँ जो यू माइट हैव ओवरलुक्ड। सही है? अच्छा, इसके अंदर ना आपको एक प्रिंसिपल याद होगा, प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी। उसमें क्या लिखा हुआ था? डू नॉट associate yourself with any information that is false or misleading। अच्छा, इसमें अगर आप देखें, आप लोगों ने अभी तो बखूबी रीड कर लिया होगा ना,
इसके अंदर आपको ये पता है कि फॉरेन प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो क्या इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती? नहीं, एडवोकेसी नहीं। बेसिकली यू नीड टू थिंक अबाउट कि क्या आपने ये एक्सेप्ट करके सही किया भी या नहीं किया। तो शेयर होल्डर का मसला है ना, मैं तो घुमाया चंपू शंपू में ना, मैंने कहा चंपू शंपू में खो जाओगे। देखो एक बात समझो, चंपू तो शेयर होल्डर है ना, आपको बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी होती है। अगर वो बंदा ही ऑनेस्ट नहीं है तो आपने तो ऐसी कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया जिसके ओनर्स ही ऑनेस्ट नहीं। और याद करो, हम जब क्लाइंट एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, उसकी मैनेजमेंट, शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स वगैरह की बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्वेश्चनेबल इशू राइज होते हैं ना रिगार्डिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट। तो ये गेम थी, लग रहा था कि यहाँ कोई मसला होगा, वो पता नहीं क्या मसला होगा। गेम समझ आई? देखो मैंने क्यों लिखा कि भाई उसकी, आप देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि डिटेल रिव्यू नंबर ऑफ ऑफशोर बैंक अकाउंट्स इन चंपूज नेम विच आइडेंटिफाइड द प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस। ऑफशोर मतलब बाहर के बैंक अकाउंट्स हैं जिसमें मल्टीपल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस दिख रही हैं। तो भाई अगर इतना ही करना था तो अपने मुल्क में कर ले भाई। मैं कह रहा हूँ ये एक रिस्क अराइज होता है यहाँ से जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि आपने किसी गलत कंपनी का तो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर लिया। टैक्स रिटर्न तो तुम ही फाइल कर रहे हो चलसी, उसका सवाल ये तुम्हें वहीं से तो पता लगा है। देखो एक जो है ना सवाल ये है कि एक कंपनी है, उसी का एक ओनर है, तो कंपनी के अकाउंट्स में तो ऐसा कुछ नहीं है, बट उसके पर्सनल अकाउंट्स में तुम्हें पता लगा, एक इन्फॉर्मेशन मिली, तो या तो तुम्हें न्यूज़ से मिल जाती है या अदर सोर्सेज से मिल जाती है। यहाँ पे तो अदर सोर्स ही यही है कि उसका टैक्स रिटर्न तुम्हारे हाथ लग गया, तो उसमें तो सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अब तुम ये बोलो भाई ये पैसा आया कहाँ से, मनी लॉन्ड्रिंग का तो नहीं, क्योंकि वो तो जो कमा रहा है इस कंपनी से कमा रहा है, उसके अलावा पैसा कहाँ घूम रहा है। तो दिस रेजेस अ कंसर्न अबाउट द ओनर्स इंटेग्रिटी। तो यहाँ पे आपको इसका तस्करा करना था, सही है, ओके। 100 सालों में भी पिक नहीं होता, चले। हाँ मतलब आपने ये कहना था ना इसके अंदर कि लग रहा था मनी लॉन्ड्रिंग मगर लिखा नहीं, चलो सही है। पहले बताओ क्या ये बात समझ आती है? आपने इस पर तस्करा करना था कि सिंस देयर आर मल्टीपल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एंड द मल्टीपल ऑफशोर अकाउंट्स, दिस रेजेस अ डाउट ऑन द इंटेग्रिटी एंड रेजेस क्वेश्चंस अबाउट द ओनर्स इंटेग्रिटी। तो हमें उसकी एक्सेप्टेंस प्रोसीजर वापस देखने पे। भाई ऐसा भी होता है भाई रियलिटी में, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपको बाद में पता लगा भाई यू माइट कंसिडर विड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट। आप तो बोलोगे मैंने क्या एक्सेप्ट कर लिया जिसमें कुछ सही नहीं होगा, तो इसलिए आप बोलते हो कटे हो भाई यहाँ से, अब हमें एक्सेप्ट नहीं करना। चलो एक तो ये बेसिक चीज़ हो गई। पहले बताओ यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों? जल्दी से। हाँ वो भी तो भरने ना, अभी आते हैं इस पर। तो वही तो कह रहा हूँ, अब पता लग गया ना, तो अब आपने उस पर बात तो करनी है ना, क्योंकि वो क्या कह रहा है, कमेंट ऑन द एथिकल एंड प्रोफेशनल इश्यूज अराइजिंग, और फिर रिकमेंड एनी एक्शंस, एक्शन वुड बी विड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट। भाई ऐसा तो नहीं है ना कि एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आपको उसको, सही है ना, तो आपने देखना है कि भाई क्या मैं उसको जो है आगे तक चला पाऊंगा, नहीं चला पाऊंगा, मेरे को सारे एविडेंसेस पे डाउट्स क्रिएट हो जाएगा, ये बात है। चलें, पूरा कोड ऑफ एथिक्स चल लिया, चलें सही है, कोई बात नहीं। पहला सवाल है, आगे ट्यूनिंग हो जाएगी, देखते हैं कितनी होती है। आप लोग ही कहते हो सर कोड ऑफ एथिक्स करा दें, फिर कराता हूँ तो फिर ये होता है, सही है। अभी और चीज़ें बनाएंगे इंशाल्लाह। फॉलोइंग ए रिव्यू ऑफ द एंगेजमेंट लेटर and the working paper for the taxation section of the audit file, you have established that the firm has performed the taxation computation for Shampoo Limited and the completed tax the returns for both Shampoo Limited and its owner. Shampoo personally, all of the taxation services have been invoiced to Shampoo company as a part of total fee of the audit and professional services. Shampoo personal tax return includes a significant number of transactions involving the purchase and sale of property in various international locations. ये हमने बात कर ली। अच्छा, बट एक और बात, जब हम कह रहे हैं कि भाई मेरे वर्किंग पेपर का रिव्यू ये डिटरमाइन कर रहा है, और मैंने साथ साथ इंगेजमेंट लेटर भी देखा,
तो इंगेजमेंट लेटर कहो या वर्किंग पेपर कहो, उससे ये बात खुल के सामने आई है, उससे ये बात खुल के सामने आई है कि आप उसकी टैक्स की कैलकुलेशंस प्रिपेयर कर रहे हो। ऐसा है? अच्छा, टैक्स की कैलकुलेशन प्रिपेयर करने का मतलब ये है कि ये आ गया आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेड, एंड इसके साथ साथ इसी के अंदर ही एडवोकेसी, क्योंकि आप उसका टैक्स रिटर्न की कैलकुलेशन करके ये दावा कर रहे हो कि ये टैक्स बिल्कुल सही जमा करवा रहा है। फिर क्या आप इसमें अपनी गलती निकालोगे? तो इस पे यही लिखेंगे ना कि ऑडिटर विल ओवरलुक any sort of misstatements if identified subsequently, because he will not highlight any misstatement that will arise as a calculation, because we have performed the work our own self. मैं उस पर कभी भी क्वेश्चन रेस नहीं करूंगा। तो इसके लिए सेफगार्ड क्या हो सकता था? यस, अब लिखने का तेरे को तरीका ही है, यस, सेपरेट एंगेजमेंट टीम्स हो, ऐसा ही है, वेरी गुड। अच्छा, सेपरेट एंगेजमेंट टीम्स हो और सेपरेट, ये शायद किसने लिखा हो, एंगेजमेंट लेटर हो। अबे ऑडिट में क्यों डाल दिया? ऑडिट का एंगेजमेंट लेटर अलग है, उसका अलग है। हाँ, ये वाली बात है ना। तो आप बोलो कि भाई जब टीम दूसरी होगी तो उसका एंगेजमेंट लेटर अलग होगा, वो एग्रीमेंट अलग करो ना, इसमें क्यों घुसा दो ऑडिट में, ताकि मेरी तो इंडिपेंडेंस खराब ना करो। अच्छा, फिर क्या हम ये खानदानी लिख सकते हैं? एडिशनल रिव्यूअर ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड, क्या ख्याल है? ये कर लेंगे, चलें जी। अच्छा, फिर मुझे एक बात बताओ, ऑल टुगेदर इसके अलावा एक तो मैंने टैक्स की कैलकुलेशन की है और रिटर्न भी सबमिट किए हैं। इस पे आप लोगों ने शायद तनकीद की हो नहीं की हो, बट मैं बता देता हूँ, ये अलग मामला है। रिटर्न सबमिट करना मतलब एफबीआर के पोर्टल पे जाके आपने सारी चीज़ें खाली प्लेस करनी है, कैलकुलेशंस नहीं की आपने, जो बोला डालते गए, जो बोला डालते गए। तो बोला ये अलाउड है if you are not assuming क्या लिखने लगा हूं, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भाई अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपना गरीबों वाला टैक्स रिटर्न जब जमा कराता हूं हर साल, तो मेरा टैक्स एडवाइज़र, हालांकि मुझे भी आता है भरने, बट मैं क्यों बोलता हूँ यार क्या बंदा मतलब इसमें ख्वारी करे, उसको दे देता हूँ, उसको पता है सारी चीज़ें मेरी। वो मुझे बोलता है कि भाई आकाश भाई आप मुझे ये डिटेल्स दे दो अपनी। अच्छा, वो खुद कैलकुलेशन नहीं करता, मैं उसको डिटेल देता हूँ, मेरी ये इनकम है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, वो टैक्स प्लानिंग जो होती है अपनी आपस की, तो वो मैं उसको बताता हूँ। तो जैसे ही मैं उसको बताता हूँ तो वो खाली प्लेस करके रिटर्न बोलता है आकाश भाई देखें ओके, मुझे बोलता है ओके, इसका मतलब वो खुद अज्यूम नहीं कर रहा, वो बोल रहा भाई आपकी बल्ली है, कल को नोटिस आएगा आपको आएगा, मैं जवाब दे, इसका मतलब है कि वो जिम्मेदारी अज्यूम नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं कि भाई आप जैसा गरीब अल्लाह हम सबको बनाए, आमीन, सही है। चलो खैर, एनीवेज, कहने का मतलब ये है कि भाई ये होता है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम ना करना, जिस तरह डेटा दे रहा है वो करते रहो। इफ़ यू नॉट अज्यूमिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप ये सर्विस दे सकते हो। हाँ, इफ़ यू आर अज्यूमिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थ्रेड इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, क्योंकि थ्रेड वुड बी सो सिग्निफिकेंट। क्लियर है, बात समझ आती है? ओके, तो गरीबों तो टैक्स ही नहीं होता, बात तो सही कह रहा है। चले खैर, एनीवेज, हाँ नहीं तो इसमें लिखना है ना आपने कि रिटर्न सबमिटेड इज अलाउड, रिटर्न सबमिशन इज अलाउड इफ वी आर नॉट अज्यूमिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसके लिए सेफगार्ड क्या होगा कि हम एंगेजमेंट लेटर में ये लिखवा दें कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग, यू विल गिव अस द डेटा एंड वी विल जस्ट पंच द फिगर्स एंड बिफोर सबमिटिंग यू विल गिव द ओके, कि क्या ये आपको एक्सेप्टेबल है
या नहीं है? तो पहले बताओ, बात समझ आती है यहाँ तक? सही, इसमें एडवोकेसी आएगा, सेल्फ रिव्यू नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे अपने काम को रिव्यू नहीं कर रहे हो, सिंपल है। ओके अच्छा, अब इसके बाद चलते हैं आगे। ड्यूरिंग योर इनिशियल मीटिंग चंपू इन्फॉर्म यू दैट शैम्पू लिमिटेड इज प्लानिंग टू डेवलप अ न्यू वेबसाइट in order to offer online sales to its customers. Firm has been asked to provide assistance with the design and implementation of the website and online sales system. अच्छा, मुसीबत ये है कि अगर आप ये ऑनलाइन सेल सिस्टम उसको बना के दोगे तो इसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी वो भी ऑटोमेटिक होंगी। ऐसा है भाई? अच्छा, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ऑटोमेटिक होंगी और वही ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन कहां पे आके गिरेंगी? जनरल लेजर में। और जनरल लेजर से कहां जाएंगी? और इसका ऑडिट तो हम ही कर रहे हैं। तो अब जरा इसमें लिखने की टेक्निक थी, इतना आसान नहीं था ये बेटा। अगर कल को, तो अभी उस पर आ रहा हूँ ना, तुम्हारी सारी जो ये सवाल ही किया है ख़त्म हो जाएगा, अभी एक ही चीज़ बताने दो ना, फिर बात करते हैं इस पर, सही है? उसने असिस्टेंस मांगी है भाई के कहने पे कि मुझे यार इम्प्लीमेंट करना है, मुझे बताओ कैसे करेंगे। तो मैं उसको सारी एडवाइसेस दूंगा कि भाई ऐसे करो, उसमें ये कोडिंग होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा इंटरफेस होना चाहिए, सब बता रहा हूँ उसको। अच्छा, अब आपने मेरे साथ जो है डेटा एनालिटिक्स का चैप्टर किया और आईडी का चैप्टर किया है, ऐसा है भाई? अच्छा, आईडी के चैप्टर में आपके पास एक कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। डेवलपमेंट करते हो ना आप, जब खुद सॉफ्टवेयर बना रहे हो, या एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर, ऐसा है? वहाँ पे चैप्टर में एक पूरी पहली हेडिंग है जिसके अंदर आप कहते हो कि भाई वो आईटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बना होना चाहिए, है या नहीं है? ऑर्गेनाइजेशन नीड्स के हिसाब से होना चाहिए, और टेस्टिंग होनी चाहिए बिफोर यूज़ की, यूज़र गाइड होनी चाहिए, और उसके लिमिटेड एक्सेस राइट्स होने चाहिए, और जो हमारा डेवलपर राइट्स हैं और यूज़र राइट्स हैं वो अलग अलग होने चाहिए। वो सारी चीज़ें हमने सीखी हैं आईडी के चैप्टर में, सही ना? किसी के पास प्रोग्रामिंग का एक्सेस होना नहीं चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी जिसको कहते हैं, वो पूरा रिवाइज हो गया यहाँ पे। अच्छा, अब मुझे बताओ उसी सिस्टम को, क्योंकि सेल्स है, क्या सेल एक सिग्निफिकेंट सिस्टम है? सेल सिस्टम एक सिग्निफिकेंट सिस्टम होगा। चलें, अब आपने कहा कि यार मैं यहाँ से ना डेटा एनालिटिक्स करूँगा कि मेरे किस किस रीजन में कितनी ज़्यादा सेल हो रही है ऑनलाइन। तो आपने इसमें से डेटा निकाला और डेटा जो एक्सट्रैक्ट किया वो गलत आ रहा है। गलत कैसे आ रहा है? उसके अंदर सेल्स टैक्स के रेट गलत लग रहे हैं। अच्छा, जो क्वांटिटी बिक रही है उसकी प्राइस गलत आ रही है। अच्छा, अब आपने निकाल के उस पर सैम्पलिंग की, आपको पता लगा ये तो सब गलत है। तो ये तो इतनी सारी ट्रांजैक्शंस हैं कि स्कोप लिमिटेशन हो गई। अब आप क्लाइंट के पास गए, क्लाइंट को आप बोल रहे हो कि भाई यार ये तो जस्ट डेटा ही गलत है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, सारी चीज़ें गलत जनरेट हुई हैं। तो क्लाइंट आपको कह रहा है भाई ऑल्टरनेटिव कर लो, अगर आपको इससे सबूत नहीं मिला। मैंने कहा ऑल्टरनेटिव कैसे? उसने बोला भाई ऑनलाइन जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हैं उसके पैसे बैंक स्टेटमेंट में गिरे होंगे, ऑनलाइन पे किए होंगे ना। मैंने कहा भाई तेरे बैंक में तो मल्टीपल पैसे गिरते हैं, मैं उसमें से बैठ गई, ये कैसे अलग करूं कि सेल के कौन से हैं बाकी कौन से हैं? तो ये तो इम्प्रैक्टिकेबल हो गया मेरे लिए, मैं तो ऑडिट ही नहीं कर सकता भाई। ये तो डिस्क्लेमर दूंगा मैं, क्योंकि आई थिंक सेल्स रिप्रेजेंट द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एफएस। यस, तो इवन दो कन्फाइंड बट रिप्रेजेंट्स सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एफएस। वो बोलेगा मेरी बात सुन, अगर तूने ये किया है ना तो पहले तो मैं कंप्लेन करूंगा कि तूने ही सिस्टम बनाया था। अब बात समझ आई? या कैसी फजूल बात कर रहा है? मतलब क्या, मतलब ये झोली, अबे क्या ये ठिया बना रहा हूँ क्या? मैं बोल रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर बनवा रहा हूँ, तो सॉफ्टवेयर में असिस्टेंस मेरी है, इम्प्लीमेंटेशन मेरी है। असिस्टेंस का मतलब थोड़ी ना तू कर मैं देख रहा हूँ। अबे असिस्टेंस का मतलब ये है कि मैं उसको गाइड कर रहा हूँ कि इसमें प्रोग्रामिंग कैसे होगी। बेटा असिस्टेंस का पहले मतलब समझ लो। इफ़ यू हैव एवर डेवलप्ड द सॉफ्टवेयर, जब किसी फर्म को बुलाया जाता है ना तो वो बोलते हैं हमें आपकी हेल्प चाहिए सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने के लिए।
तो असिस्टेंस का मतलब, असिस्टेंस कैसी, मतलब मैं क्या खाली उसको धक्का लगा के उठा के मैयत लेके जा रहा हूँ क्या? भाई वो बोल रहा है मैं सॉफ्टवेयर लगा रहा हूँ, मेरी मदद कर। और किस तरीके की मदद करेगा सॉफ्टवेयर में, पहले जवाब दे दे इस बात का। तो फिर इसके अलावा तुम्हारे दिमाग में दूसरी कौन सी चीज़ आ रही है जो तुम्हें डाउट दे रही है कि और कौन सी नस्ल की मदद होगी? जरा सोचो, अपना दिमागी वो खुराफात निकालो ना, यहाँ पे बताओ क्या है। हाँ भाई, भाई असिस्टेंस हो गई ना। अब तुम पहले ये तो सोचो, असिस्टेंस पे तुम कंफ्यूज थे, कुछ तो दिमाग में आया होगा ना। तुम्हारी नज़र में असिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? तो यहाँ पर ज़्यादा मेरे हिसाब से अगर होता, नहीं, तेरा ही हिसाब चल रहा है, तू बता दे क्या होता। मैं ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझा था अगर आप बोलते कि उसने डेवलप किया उसका सॉफ्टवेयर सेल्स सिस्टम। मैं हट गया ना, मैं डेवलप की भाग में गया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में असिस्टेंस का मतलब क्या है व्हेन यू आर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर? वी आर नॉट अज्यूमिंग द मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी, जैसा वो बोल रहा है वैसा करना है। और कोडिंग अपनी यूज़ करें, जो आईटी की दुनिया है वो हम अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करें। तो असिस्टेंस का मतलब यही है ना कि आप जा रहे हो, उसको हेल्प कर रहे हो। अदरवाइज अगर उसको आता होता तो तेरे पास क्यों आता? वो बात समझ आ रही है? ये थोड़ा सा इसको ब्रॉडर सोचा करो। असिस्टेंस अगर सिंपल वो करना होता तो वो बोलता कि भाई मैं तुझसे क्यों कर रहा हूँ, फर्म के पास आ रहा है वो। लिखा हुआ क्या, पढ़ो ना इसको, ये रहा। फर्म हैज बीन आस्क्ड टू प्रोवाइड असिस्टेंस विद डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेबसाइट। तो वो ये बोल रहा है कि भाई डिजाइन मुझे बताओ, मैं इंप्लीमेंट कैसे करूं, वो ये पूछ रहा है। सही है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ कि इस केस के अंदर सर ये समझ आता है, लेकिन आउट ऑफ द वे क्वेश्चन आ रहा है, पूछ लें। आउट ऑफ द वे पूछो भाई, यहाँ पे सारी आउट ऑफ द वे हो आप लोग। एडवोकेसी भी आएगा। आप दावा कर रहे हो ना मेरे से सिस्टम कोई नहीं बना सकता। तो मैं इसकी मज़े की एग्जांपल देता हूँ। क्लाइंट का मैंने एरर पकड़ा 2.5 अरब रुपए का, मैंने कैलकुलेशन करके दे दी ना। अच्छा, सुबह के 8:30 बजे ना ठक करके एंटर, हमारा बोर्ड मीटिंग थी अगले 1 घंटे में। इससे पहले मैंने किया, 1 घंटे बाद बोर्ड मीटिंग, बोर्ड को पेपर जा चुके थे, मैंने मिस स्टेटमेंट पकड़ ली। मैंने कहा 1 मिनट, आपको याद है ना कोई ऐसी चीज़ पता लगे तो आप बोर्ड में जाके बताते हो, ये सारी चीज़ें मैंने वो बना दी। हिसाब किताब हुआ तो सब बैठे हुए थे, CFO भी बैठा हुआ था। उसने बोला यार मतलब आदमी है क्या है यार, मतलब बोर्ड पेपर जा चुके हैं तो तुमने लगवा दी हमारी 2.5 अरब रुपये की प्रॉफिट, ये एडजस्टमेंट है, मतलब जो बोनस वोनस से सब गए। मैंने कहा तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा देखो भाई जैसी वर्किंग कोई नहीं बना सकता। मैंने ये बोला। अब मैं इतना नींद में था कि मैंने एक एक्सेल पे लिंक गलत लगा दिया, 400 मिलियन का मुझसे भी फंड हो गया। अब मुझे मीटिंग में पता लग गया ये कि ये हो चुका है। अब मैं कतरा रहा हूँ, डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं उसको क्या बताऊँ 2.5 अरब नहीं 2.9 बिलियन है। तो वो मीटिंग चल रही है, मैं भी सुन रहा हूँ। मैंने बोला CFO साहब वो इसमें 400 मिलियन और है। तो नहीं, आपने तो कहा था सुबह के ऐसी वर्किंग कोई बना दे। मैंने कहा भाई ऐसी तो फिर भी कोई नहीं बना सकता, बस में लिंक गलत लग गया ना यार। तो ने बोला तुम बोलो। अच्छा, मुझे थोड़ा सा वो हो रहा ना यार कि अब मैं बोलूँगा कि मेरी बनाई हुई है। फिर मैंने दिमाग में सोचा मैं तो FS बनाता ही नहीं हूँ, इनको क्या पता जिम्मेदारी किसकी है। मैंने कहा आई हैव एन ऑब्जेक्शन, दिस ऑल्सो इंक्लूड्स एन एरर ऑफ 400 मिलियन विच हैज नॉट बीन पार्ट। तो डायरेक्टर ने पूछा आकाश हाउ मीन्स यू हैव फाइनलाइज्ड इट इन द मॉर्निंग राइट? मैंने कहा यस आई हैव फाइनलाइज्ड इट बट आई हैव जस्ट रिव्यूड इट नाउ when you were discussing the thing and it has already incorporated 2.5 billion, further adjustments of 400 million. If you want to take it, take it. You don't want to take it, don't take it. I will not sign the report, I will qualify it because it's material. तो पार्टनर मुझे देख रहा, तू बाहर मिल। मैंने कहा सर ये तो सही करा दें। तो ये था। तो एडवोकेसी समझ रहे हो क्या है कि आपने जो काम किया आप उससे मुकर ही नहीं सकते, फिर पर उसके लिए गट्स चाहिए कि भाई बोल दिया। मैं कह रहा हूँ मैं खुद कतरा रहा था बोलने से। तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जितने बड़े सिस्टम को अगर तुम बोल रहे हो कि भाई मैंने बनाया है, तो क्या तुम पीछे हट सकते हो? फर्म का नाम लगा होगा तो ये मार्केट में क्या न्यूज़ जाएगी कि ये सिस्टम ऐसा बनाते हैं कि जिसके अंदर चीज़ें ही गलत हैं, और फिर खुद उसका ऑडिट करते हैं और बोलते हैं सिस्टम गलत है। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। पहले बताओ लॉजिकली बात समझ आ रही है, क्लैरिटी है? ओके, ऑनलाइन जल्दी बताओ बात समझ आती है बच्चों? अच्छा, ये क्या माइंड में चल रहा था इसके? सर अगर मैनेजमेंट ओवरराइड करना है और किसी और को प्रोग्रामिंग राइट दे रहा है। अच्छा, हमजा नदीम ने एक सवाल किया और एनी ने कहा मेरे माइंड में भी ये चल रहा था, अभी पूछ लेते भाई आप लोग जवाब देंगे इसका। सर अगर मैनेजमेंट ओवरराइड
करे और किसी और को प्रोग्रामिंग राइट दे या किसी और को इनपुट ऑथराइजेशन दे रही है तो इससे ऑडिटर का क्या लेना देना? अच्छा, मतलब मैनेजमेंट ने ओवरराइड कर दिया, सिस्टम किसी और को दे। तो मैं आईटी जनरल कंट्रोल टेस्ट नहीं करता, एक्सेस मैनेजमेंट चेक करता हूँ, लॉग्स चेक करता हूँ, किसको एक्सेस मिले किसको नहीं मिले। ओवरराइड वहां से पकड़ा जाएगा। बोल रहा है ऑडिटर के बाप का क्या जा रहा है? अबे तू ही तो एफएस का ऑडिट कर रहा है और उसके पीछे अगर चेंजेस हुए हुए हैं तो आपके एफएस में कोई भी चीज सही, तो ये तो स्कोप लिमिटेशन परवेजिव नेचर की है कि आपको पता ही नहीं लग रहा कि चेंजेस कहाँ कहाँ हुए हैं और कैसे कैसे हुए हैं। चलो एक क्लाइंट है, सही है, सुनना, एक क्लाइंट है एडवोकेसी वाली बात पे, अबे तो चर्सी एडवोकेसी वाली बात तो यहाँ पे नहीं आएगी ना, मैं बना ही नहीं रहा उस केस में। मतलब दो चीजों को मिला क्यों रहा है? अब डांटूंगा क्योंकि तुमने फजूल सवाल अब किया, पहले वाला तो फिर था, अब फजूल बात कर रहे हैं ना। ओ भाई दो चीजों को मिक्स क्यों कर रहे हो? दो बातें अलग है। यहाँ पे वो मेरी हेल्प मांग रहा है, वहां पे हमारी हेल्प नहीं की, वो किसी को भी बुला के बोल रहा है जाओ भाई छेड़खानी करते हो सिस्टम के अंदर। यहाँ पे तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी हेल्प मांग रहा है सिस्टम को बनाने में, तो एडवोकेसी आ रहा है। अगर पीछे कोई बंदा मेरे बनाने के बाद कोई छेड़खानी उसमें करे, मेरे बाप का क्या जा रहा है? वो तो फिर उसकी गलती की वजह से है ना। अगर ऐसी सिचुएशन में वो भी डाल दो, मेरा सिस्टम सही है, मुझे लॉग्स देख के पता लगाया किसी ने सिस्टम में छेड़खानी की है, और क्या छेड़खानी की है इसका लॉग नहीं बन रहा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिस्टम में छेड़खानी हुई है वो पता लग रहा है, पर सिस्टम की फंक्शनैलिटी ऐसी नहीं है कि क्या क्या चेंज हुआ है। तो फिर स्कोप लिमिटेशन किस नेचर की, अब पता नहीं लग रहा, तो स्कोप लिमिटेशन हो गई, आप डिस्क्लेम कर दोगे या विड्रॉ कर दोगे। पर अब क्या एडवोकेसी रहा या आपका मामला ही नहीं है? तो डिपेंड करता है ना कि भाई आपका हिसाब किताब क्या है। ज़ैनब अली सैयद कह रही हैं कि सर वेबसाइट बनाने में एडवोकेसी थ्रेड कैसे? मतलब मैंने पूरी कहानी सुना दी। ओ भाई सिर्फ वेबसाइट बना के, वो कोई टीवी फिल्म देखने वाली वेबसाइट नहीं है, उसके अंदर सेल्स बुक होगी और वही सेल्स का डेटा आप यूज़ करोगे। ये चार्ट बनाया था, पागल था मैं, बना रहा था मैं ये कि सेल्स सिस्टम है, सेल्स ऑनलाइन बुक होगी, लेजर में जाएगा, लेजर से एफएस में आएगा, तो मैं ही ऑडिट कर रहा हूँ ना, तो वहीं से निकाल के देगा वो डेटा। और वही डेटा में अगर बग्स हैं, गलतियां हैं, तो आप कभी उसको चैलेंज, क्योंकि आपने सेल नहीं बुक की, आपने वो सिस्टम बना के दिया जहां पे वो बुक हो रही है। क्लियर है भाई? आज तो मैंने गुस्सा भी नहीं किया, इंटरनेट कनेक्शन चला गया था इसलिए मिस हो गया था। तो ये बोलो ना, इससे पहले मैं कुछ कह देता। सर अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेल बहुत लो जनरेट कर रही हो तो सेट करना होगा, कम होगा। भाई इसमें लिखा हुआ है कुछ ऐसा? इसमें कुछ लिखा हुआ है? डू वी नीड टू अज्यूम इट? नो। आप ये कैसे कह सकते हो कि ऑनलाइन सेल्स कम होगी? आई थिंक ऑनलाइन पे तो रुझान ज़्यादा होता है। सही है, टीचिंग से कभी ना हाथ हटाना प्लीज़, वरना पेपर बच्चों का खराब हो जाएगा। नहीं हटाएंगे ना, तभी तो नहीं गए हम बात। अच्छा सर, ये एडवोकेसी ऐसे भी हो सकता है कि हम दूसरे क्लाइंट्स को कहेंगे कि देखो कैसी वेबसाइट बना के दी है। नहीं नहीं, पहले तो अपने आप को, उस क्लाइंट को तो सही करो कि उसको तो बोलो कैसी वेबसाइट बना के दी। अब ये सही हो गई तो आगे कहानी जाएगी। सर वेबसाइट बनाने की वजह से इंटिमिडेशन थ्रेड भी आ सकता है ना। अब एज सच तो इंटिमिडेशन इसमें नहीं आ रहा। इंटिमिडेट वो तब करेगा जब आप उसको बोलो कि भाई ये तो इसमें गलतियाँ हैं, तो वो बोलेगा भाई तू नहीं बनाया था। तो अगेन वो एडवोकेसी, प्राइमरीली तो एडवोकेसी है ना कि आपने दावा किया था इसमें गलतियाँ नहीं होंगी। सेल्फ इंटरेस्ट नहीं आएगा। सेल्फ इंटरेस्ट कैसे आएगा किधर? सवाल है। इसमें फीस का बताया है? वो तो नहीं बताया हुआ ना। सेल्फ इंटरेस्ट ऐसे भी तो आ सकता है कि उसको जो ओनर की भी टैक्स वर्किंग कर रहा है क्लाइंट, पैसों का बताया है? पैसों का नहीं बताया, मतलब उसको सेटिस्फाइड रखने के लिए हम यहाँ पे गलतियाँ ना निकालें अपने फायदे के लिए, क्लाइंट तो फायदा क्यों होगा? क्लाइंट ऑन बोर्ड रखने के लिए। सवाल मेरा क्या है? सवाल तुम नहीं समझे। फ़ायदा क्यों होगा? मैं अपना फ़ायदा क्यों सोचूंगा? खुश रखने का क्यों सोचूंगा? खुशी किसी वजह से होगी ना। वो खुशी क्या है? पैसे। इसमें बताया है कितने पैसे हैं, बताया है। मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट है ना, कि याद है आपको? अगर याद हो, फीस रिलेटेड मैंने चीज़ें सिखाई हैं। एक परसेंटेज होती है, वो पूरे क्लाइंट्स का कितना परसेंटाइल है, इसमें बताया है। खत्म, सिंपल। इधर सर वो जो फीस वाला पॉइंट है जिसमें फीस सर्विसेज के पैसे भी इंक्लूड होते हैं, वो भी बता दें कि क्या करना है। नहीं तो वो तो हम देखो, इसमें ऑडिट सर्विसेज भी हैं, नॉन ऑडिट सर्विसेज भी हैं। तो आप सारी सर्विसेज को मिला के देखते हो कि क्या वो पूरी फर्म का या उस पार्टनर का सिग्निफिकेंट पोर्शन तो नहीं है। अगर तो है
तो फिर आप कहोगे कि मेरा सेल्फ इंटरेस्ट सेट है, क्योंकि मैं हाईली डिपेंडेंट हूँ, आई माइट ओवरलुक द मिस स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू सिक्योर द क्लाइंट। तो बात समझ आती है, सही है दादा, ये बात थी। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक का क्वेश्चन भी करा दें तो हमने वो करा तो था, जो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, वो आप कौन कौन से डेटा एनालिटिक्स प्रोसीजर करोगे, तो वही तो था। अभी और भी करेंगे ना आगे, तो पहले एक जगह टिक जाते हैं ना, पहले एथिक्स कर लेते हैं, फिर वो भी ले आएंगे ज़िंदगी में, सही है सर। बट सिस्टम का डेटा तो नेक्स्ट ईयर के ऑडिट में यूज़ होगा ना, बिकॉज अभी इम्प्लीमेंट होगा सिस्टम एंड बिकॉज ईयर एंड ही चल रहा होगा बिकॉज ऑफ ऑडिट। अगर आपने चरस लगाए बगैर ये सवाल रीड किया होता तो आपको कहा क्या जा रहा है, ड्यूरिंग योर इनिशियल मीटिंग। इनिशियल मीटिंग समझते हो, ऑडिट के शुरू होने से भी पहले, और अपॉइंटमेंट होती है साल के शुरू में जब एजीएम हो रही होती है, तो अगले साल की अपॉइंटमेंट 9 महीने पहले हो जाती है। तो ये क्यों अज्यूम कर रहे हो? सर वी कैन से टू द क्लाइंट दैट वी विल नॉट असिस्ट इन द डिजाइन ऑफ वेबसाइट। तो बेटा वो सेफगार्ड हो गया ना। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? थ्रेड की, सही है सर। सेल्फ रिव्यू थ्रेड का भी बता दें भाईजान। सवाल ये रिकॉर्डिंग वापस देख लियो, अब नहीं बताऊंगा। ये ऊपर क्या लिखा हुआ है कि मतलब पागल हो, मतलब दिमागी तवाजुन सही है नहीं है, कि मतलब कौन सी दवाइयाँ खा रहे हो या कौन सा खाना खाते हो, गिजा क्या है ये जो मतलब दिमाग में नहीं बैठ रही है, पागल हो। मतलब ये लिखा हुआ तो है, बोला तो सही। सेल्फ रिव्यू कैसे, 5वीं बार रिपीट कर रहा हूँ भाई। सेल ऑनलाइन सिस्टम में रिकॉर्ड होगी ऑटोमेटिकली, जीएल में जाएगी, जीएल से एफएस में आएगी, तो वहीं से डेटा निकालोगे। अगर उसमें कोई भंड हुआ तो आप नहीं देखोगे, क्यों? क्योंकि सिस्टम बनाया ही किसने है? हमने बनाया है। ओ भाई मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा दिमाग है, मतलब पागल वागल हो, सटिया गए हो, मतलब दिमागी तवाजुन जगह पे है या नहीं है? बंदा एक तो इतनी मेहनत से सवाल बना के आया है, 5 बार वही बात रिपीट करे जो पहले बता चुका हूं। भाई कोई टेक्निकल बात पूछो। चलें जी, खैर एनीवेज, काइंडली सर सैम्पलिंग के चैप्टर से भी करा दें, जानी सब कर लेंगे। अच्छा कल जो सवाल किया था ना उसमें था सैम्पलिंग, उसका एरिया टेस्ट हुआ था ना, कर लेंगे, वो भी कर लेंगे जानी, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा पहले बताओ इसमें से 10 में से कितने आते हैं जानी? नहीं, 3 4 ओके। यानी आज आप अंडर परफॉर्मिंग, ऐसा ही है। तो क्या कहते हो, कल फिर एथिक्स पे थोड़ी सी और जान मारे ताकि दिमाग थोड़ा चलना शुरू हो। जी ब्रो पूछें भाई। एक सवाल आया मार्केट में कि एडवोकेसी थ्रेड पे मामला है दिमाग में। एडवोकेसी और सेल्फ रिव्यू वाली चीजें जो आ रही हैं इस पे इम्प्लीमेंटेशन पे, लेकिन ये भी तो आ सकता है हमारे पास कॉम्पिटेंस ना हो सॉफ्टवेयर डेवलप करने की, और हम लिखा हुआ है इसमें, नहीं, लेकिन हमारा डू यू नीड टू अज्यूम एनी इंफॉर्मेशन नॉट गिवन? हाँ या ना में जवाब दो, आगे बकवास नहीं सुनूंगा, खत्म हो गई बात। देखो जो चीज़ तुम्हें आई नहीं वो तुम बात कर नहीं रहे, और तुम कह रहे हो मेरे पास कॉम्पिटेंस नहीं होगी। इसमें कुछ भाई, किसी भी सवाल में मैं तुमसे पूछता हूं ऑनलाइन वालों, किसी भी सवाल में क्या मैं ये कभी भी अज्यूम करता हूं कि मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूंगा? अनलेस कि वो बोले कि मेरे पास स्टाफ कम है। एक टेक्निकल इंडस्ट्री है जिसका पहली बार ऑडिट करने लगा हूं, इसके अलावा कभी भी मैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ने ड्यू केयर की बकवास की है? उदय, आई एम जस्ट आस्किंग यू, देन व्हाई द हेल यू नीड टू अज्यूम दिस अगेन एंड अगेन व्हेन इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन? Because firm has multiple departments, right? And it has a IT department as well, tax department as well, strategy department as well. That's what I am saying. Then why you are commenting on it कि भाई ये जो है मेरे पास कॉम्पिटेंस नहीं होगी? सवाल समझो पहले कि क्या हो रहा है। इस सवाल को मैं तुम्हारी नॉलेज पे उतारना चाहूँ ना, तो उसमें लिखा हुआ होगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा असाइनमेंट आया है। समझा करो पहले, फिर कमेंट करो। मैं तुम्हें समझाता हूँ, ओवर थिंकिंग तुम्हें डुबा देगी। तुम्हारा तैयारी अच्छी है, ओवर थिंक नहीं करना है एग्जाम में। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें से जवाब देना है। ऐसे तो इफ के तू कितने सिनेरियो बना देगा? तू बोल भाई इसमें पार्टनर की बेगम डायरेक्टर हो, लिखता है। हम लोग बैठे हुए आपस में किसी के बोल दिया हो कि भाई ये हो रहा है, कॉन्फिडेंशियलिटी भी लिख दोगे, तो यू कैन नॉट अज्यूम ना, अनलेस के गिवन इन द क्वेश्चन। तो तुम वो अल्फाजों पे ध्यान दिया करो। देखो बात समझ आ रही है? तो मैं इसमें लिख देता ना कि भाई ये जो क्लाइंट है फर्स्ट टाइम ऐसा असाइनमेंट आया, हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब आपका दिमाग जाएगा
कि हमारे पास तो कॉम्पिटेंसी ही नहीं है, चाहे ऑडिट सर्विस की या नॉन ऑडिट सर्विस की। तो कॉम्पिटेंसी दोनों में देखी जाएगी ना, क्योंकि यू विल नॉट प्रोवाइड एनी सर्विसेज जो कि उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ना हो। तो कह रहा हूँ सोचा का सवाल के अंदर गलत नहीं लिख के आना। देखो इफ़ यू अज्यूमिंग अननेसेसरी तो फिर आप उसको तो मार्क्स ही नहीं देगा ना वो तुम्हें। क्लियर है जानी? ओके अच्छा भाई, अब सवाल सर फी वाला पॉइंट एक बार बता दें प्लीज़, फिर 2 और 3 नीचे आ गया। भाई मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मिशेल मलाइका मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फ़ी वाले पॉइंट के अंदर मैंने आपको ये कहा कि यहाँ पे ये नहीं बताया हुआ कि वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन द क्लाइंट। लिखना चाहो लिख लेना, पर फ़ी का जिक्र नहीं करना। इन ऑर्डर टू सिक्योर द बोथ द रिलेशनशिप यू विल नॉट रेज एनी कंसर्न। फ़ी का जिक्र नहीं करना, फ़ी क्योंकि है नहीं इसमें, ये कहना चाह रहा हूँ। सही है? 1 मिनट ने जानी मिसबा कह रही हैं आजकल उदय भाई की तारीख गर्दिश में नहीं, उदय भाई की तारीख गर्दिश में नहीं। उदय अच्छी बात है कि वो सवाल पूछ लेता है, पर सवाल पूछता आज उसने सही तरीके से पूछा सवाल, बट चीज़ गलत ले गया। और मैंने उसको फिर ये समझाया क्योंकि मैं चाहता हूँ ये पास हो, तो इसलिए मैं कहता हूँ इसको कि ये गलत ना सोचे, ओवर ना सोचे। आज पूछा इसने बिल्कुल सही है, सही ना, रेलेवेंट सवाल किया, पर मैं कह रहा हूँ कि गलत ना सोचे, एक्स्ट्रा ना सोचे जो कि सवाल में इंफॉर्मेशन गिवन ना हो। बस इतनी सी बात है। हाँ जानी पूछो। अबे हाँ पूछ लेना, मतलब परसेंटेजेस 15% पूरे ऑडिट फर्म की या एक पार्टनर के पूरे रेवेन्यू की 15% है तो वो सिग्निफिकेंट कहलाता है। सारी ऑडिट नॉन ऑडिट सर्विसेज सब मिला के। वो तो अलग चीज़ है ना, आपके पास आवर्स अवेलेबल नहीं है तो आप उस पर टाइम नहीं दे पाओगे, वो तो अलग मामला है, वो तो अलग मामला है। देखो अगेन एथिक्स भी एक दुनिया है, इवन ऑडिट ही पूरी दुनिया है। मैं तो आपको रिवाइज ऐसे ही करा सकता हूँ ना। आप देखो तुम्हें अगर मैं आज आके A to Z एथिक्स के प्रिंसिपल तुम कैसे मज़े से बता रहे थे मुझे, सर हाँ ये कॉन्फिडेंशियलिटी ये वो, अब पढ़ो इसमें। इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन, दैट्स व्हाट आई से। सही है? सेल्फ रिव्यू, हाँ ऑब्जेक्टिवली आप अपनी जजमेंट कॉम्प्रोमाइज़ करोगे ना, इंटेग्रिटी भी होगा, बायस हो गया ना। बिल्कुल सही कह रहा है वो कि भाई आप जो है ऑनेस्टी से काम नहीं कर रहे होगे, सिंपल। यस, और आप तो ऊपर भी तो एसोसिएट कर रहे हो अपने साथ वो जो वो फॉरेन ट्रांजैक्शंस कर रहा है। सही है जानी? ओके क्या अभी तो सब तो गलत कर लिया, इसमें क्या चेक करूँ? इसमें भेजूंगा ना, ये लिखा हुआ मैंने। ड्राफ्टिंग दिखा दो, चलो रीड कर लेते हैं ना एक बार, आ जाओ। अली भाई कह रहे हैं इतना मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं था, ये भी डायरी में लिख के आया था आज के, तफरी करूंगा। खैर तो अब हम क्या करेंगे, तो मतलब यही होता है ना सेफ गार्ड। क्या मतलब कोर्स ऑफ एक्शन ही है ना कि अब क्या करेंगे इसके बाद, सेफ गार्ड भी क्या करेंगे इसके बाद। तो अब इसके अमल दखल क्या होगा? सब वापस तो गई है यहाँ पे नहीं। अगेन आप डू यू नीड टू अज्यूम द इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट गिवन। तो होता है ना ऐसा, हम तो चेंज करते हैं। मुझे एक बार क्लाइंट का पता लगा हमारे ही टैक्स वाला फॉर्म में, लिस्टेड कंपनीज के लिए, कि फाइनल की बात है, लिस्टेड कंपनी के लिए आप टैक्स सर्विसेज भी नहीं दे सकते। नॉट रेलेवेंट टू यू गाइस, बट सीए फाइनल की बात कर रहा हूँ आपके लिए। तो वो खाली कॉन्सेप्चुअल प्रिंसिपल को टेस्ट करता है कि बच्चे को बेसिक प्रिंसिपल आता है, फिर उसके उसूल एडिशनल हो जाते हैं सीए फाइनल में, जो अभी मैं पढ़ाऊंगा अभी वहाँ पे, या तो वो स्पेसिफिक हो जाते हैं सिनेरियोज। तो मैं ऑडिट कर रहा था एक लिस्टेड कंपनी का, मुझे पता लगा टैक्स वाला सर्विसेज दे रहा है। अच्छा तो भाई मैंने उसको बोला भाई क्या कर रही है, तो बोला तू क्या कर रहा है, मुझे बोला तू ऑडिट छोड़ दे। मैंने कहा भाई उसका रेवेन्यू लगा हुआ था ना, तो मैंने कहा नहीं भाई मैं क्यों, हमें तो अपॉइंट किया गया है। तो बोला हमें भी अपॉइंट किया गया है। मैं कहा क्लाइंट से पूछ लेते कौन सी सर्विस, क्योंकि ऑडिट तो स्टैट्यूटरी है, वो नहीं करेगा तो नॉन कंप्लाइंस है, टैक्स तो कोई भी भर लेगा। तो मैंने कहा चल क्लाइंट से पूछ लेते, मैं भी ले गया उसको, मुझे पता था मैं तो जीत ही जाना है इसमें। तो क्लाइंट ने बोला कि भाई आप टैक्स सर्विसेज को कटाएं, ऑडिट लाजमी है हमारी, अभी मतलब दिन करीब 2 महीने हैं। ऑडिटर कहाँ से चेंज करूँगा, इसमें SECB को बताना पड़ेगा। चेंज ऑफ ऑडिटर ऐसे ही हो जाता है क्या? वो बताना पड़ता है उसको, जाके अप्रूवल होती है, ऐसा ही है ना।
तो खैर उसने बोला भाई बड़ा मेहरबानी आप टैक्स को ख़त्म करें। मैंने कहा हाँ भाई ओके। बोला भाई यार तुम्हें पता था कि तुम यही होगा तो इसलिए तुम ले आए। मैंने कहा ख़त्म कर यार जाने दे। फिर मैंने क्या किया पता, जितना टैक्स का काम हुआ था ना उसको अलग से भी रिव्यू करवाया एक इंडिपेंडेंट टीम से, इंडिपेंडेंट टैक्स एक्सपर्ट से। सही किया मैंने? तो वो तो हो चुका था। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। सही है, तो वापस से होता है वो। क्लियर है? और फिर पता है इसको मैंने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को भी बताया कि भाई ये हुआ था, आपकी गवर्नेंस की जिम्मेदारी है। आप इंडिपेंडेंस की स्टेटमेंट देता हूँ मैं कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो मैंने बोला ये आपको पता होना चाहिए। फिर वो डायरेक्टर पूछते कि सेफगार्ड क्या लगा है, बताया उसको। मैंने कहा आर यू सेटिस्फाइड, इफ़ यू वांट वी कैन रिजाइन फ्रॉम द एंगेजमेंट, पर जिम्मेदारी आपकी है। हमने अपना काम कर लिया, वी आर इंडिपेंडेंट, एथिकल प्रिंसिपल से कंप्लाई हो गए। क्लियर है? ओके। वैसे मज़े की बात है कि किसी को ना पता हो ये, तुम लोग तो खा जाओ उसको। मतलब मैं तो मेरे साथ ज़िंदगी में हुआ है, तो इसलिए मतलब तुम बोलते हो ना ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया, तो मैं ब्लेस इसलिए हूँ क्योंकि मुझे सारी सिचुएशन से गुजर गया हूँ, कैसे ना कैसे करके कहीं ना कहीं देखा हुआ है, तो उसका फ़ायदा हो जाता है। सर क्या कह रहे हैं, ये भी सेफगार्ड है कि इंडिपेंडेंट बंदे से रिव्यू करवा लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। सर अकाउंटिंग वाली सर्विसेज पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नहीं क्यों नहीं है? मैंने अभी तो किया, ये जो मैं टैक्स की कैलकुलेशन कर रहा हूँ ये क्या है, अकाउंटिंग एंट्री बता रहा हूँ ना, उसको मना है ना। पर वो भी कह रहा है ना, देखो अकाउंटिंग सर्विसेज भी दो तरीके की ना, जिसमें मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करोगे और जिसमें, और याद है वो शॉर्ट टाइम के लिए भेजते हैं, अलग बंदे को भेजते हैं। और लिस्टेड कंपनी में ख्याल रखना होता है कि ये आप हरकतें नहीं कर सकते। मेरे को लगता है तुम लोगों ने ना पूरा जो है एथिक्स रिवाइज कराना है आज ही अभी। सर अगर ऑडिट फी में ही सर्विसेज फी इंक्लूड होंगी तो कुछ सेट नहीं होगा ना, है? अबे तो होगा ना। ऑडिट फी में अगर सर्विस फी इंक्लूडेड होगी तो सेट तो वैसे भी है, अलग से ले लो या उस फी में ले लो, ले तो रहे हो ना फीस। ये कैसी बात है दादा? मतलब मैं तो आपको यहाँ ग्रेड करता था कि अच्छा लिखती हो, ये सवाल कैसा करके आपने मेरा पूरा परसेप्शन खराब कर दिया। हाँ मेरी बहन ये बताओ, ये क्यों ऐसा किया आपने, हर्ड किया यहाँ पे? सवाल कैसा था ये? क्या किसी की आत्मा आ गई आप में? उदय भाई नहीं सर, तो कौन सा सेट होगा बताओ उदय जानी, कौन सा सेट होगा अगर फीस उसी के अंदर शामिल है? तब भी एडवोकेसी हो यही आएगा ना, फी अलग से लिख के ले लूं या उसी के साथ ले लूं, कोई मसला है? वही मसला है जो हमने डिस्कस किया। सही है, ओके चलें जी आगे। अच्छा भाई रीड कर लेते हैं। सर आजकल हाकिम भाई की जोजा मार्केट से गायब है, तुम्हारी खाला की बेटी है ना, तभी तुम्हें परेशानी हो रही है अली। हाँ गैर औरतों पे तुम नज़र रख रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो भी शादीशुदा औरत पे बंगी। एक तो सुबह सुबह फजूल सवाल आगे करता है, ऊपर से ये हरकतें। ऐसा कुत्ते की तरह मारेगा ना हाकिम तुम्हें, तुम्हारी सोच है, घसीटता हुआ लेके जाएगा, फुटपाथों पे सुला देगा तुम्हें। चलें जी खैर, एनीवेज। अच्छा भाई अब रीड कर लेते हैं बगैर अभी इस फजूल बंदे की बातों का जवाब दिए हुए। ये तो फारिग इंसान है। अच्छा भाई हाँ जहाज़ बनेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनीज चेक्स कंप्यूटेशन क्रिएट्स अ सेल्फ रिव्यू थ्रेड। एग्रीड? सेल्फ रिव्यू थ्रेड arises when an auditor reviews work which they themselves have previously. For example, if the external auditor is involved in the process of preparing financial statements and audits them, as a result, there is a risk that auditor will not sufficiently be objective in performing the and may fail to identify any shortcomings. को तुम अपनी सादा खुशबू ज़बान में भी लिखे थे ना, मैं तुम्हें will create a threat to principle of objectivity। फिर आपने बयान किया कि वो अपनी शॉर्टकमिंग्स को नहीं आइडेंटिफाई करेगा। तो ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो बात एक ही, वी आर जस्ट concerned about the idea. Okay. In this case, self-review said to auditor independent arises because the tax calculation form the basis for the tax payable and the tax charge in the, मैंने बता दिया ना कि क्यों। And as such, the audit team may more likely to accept the tax calculation without। क्लियर हो गया भाई? सर आपने फ़ी के बारे में सेफगार्ड बताया कि इंगेजमेंट लेटर अलग अलग करेंगे, इससे क्या होगा? हाउ इट विल स्ट्रेंथन द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर। मतलब फिर अगेन मतलब सुनते नहीं हो तो फिर वही गलती मेरी नहीं है भाई। ऊपर जब एग्जांपल दे रहा था तो मैंने कहा इंगेजमेंट टीम अलग करो,
उसका एंगेजमेंट लेटर भी अलग करो, इट विल स्ट्रेंथन योर ऑब्जेक्टिविटी, कि इस एंगेजमेंट से उस एंगेजमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब मुझे समझ नहीं आता भाई क्या मसला है, क्या दिमाग है, क्यों नहीं सुनते टाइम पे। ओके सर भी लिख रहा है अभी। देयर इज ऑल्सो अ पोटेंशियल एडवोकेसी थ्रेड. An advocacy threat arises when the auditor is asked to promote or represent client in some way. In this situation, there is a risk that auditor being seen to promote the interests of Shampoo Limited with a third party such as tax authorities. मैं कर रहा हूँ promote इसको, क्योंकि मैं ही तो कर रहा हूँ इसे. And therefore, that the auditor will bias in favor of the client and cannot be fully objective. दोनों बातें कर ली हमने. आगे, completing the tax return does not generally create a threat to the management involvement by the. अच्छा देखो वो वाली बात है कि टैक्स रिटर्न सबमिशन की बात होती है, ना कि कैलकुलेशन की. एज द कंप्लीटिंग टैक्स रिटर्न में नॉट इन्वॉल्व द ऑर्डर मेकिंग एनी जजमेंट प्रोवाइडेड मैनेजमेंट टेक्स द इंक्लूडिंग एनी जजमेंट विच हैव बीन मेड द थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी इज नॉट लाइकली टू बी. द ऑर्डर शुड कंसीडर वेदर द प्रिपरेशन चंपूज पर्सनल टैक्स रिटर्न में रिजल्ट इन ऑडिटर बीइंग एसोसिएटेड विद द क्रिमिनल एक्टिविटीज सस्पिशियस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी नोटेड अबव प्रूव टू बी वेल फाउंडेड. तो वही वाली बात कि वो अपने आप को किसी ऐसी इंफॉर्मेशन के एसोसिएट ना कर लेना कि आपका नाम खराब हो जाए. ऐसा ही है. ओके. इन दिस केस अ सेल्फ रिव्यू थ्रेड अराइजेस एज द न्यू सिस्टम विल प्रोड्यूस डेटा विच विल यूज डायरेक्टली इन द प्रिपरेशन ऑफ द. आ गया सिस्टम वाला जी, बोलो ना. नहीं, ओवरऑल सिस्टम लेके उसको रिव्यू करेंगे तो गलत बात हो गई ना. उसका जो डेटा आएगा एफएस में उसको रिव्यू करेंगे, ये लिखने का तरीका सही है. नहीं पढ़े नहीं, इसको देखो, मैच करो आगे. तो ये कह रहा हूँ इसमें से अगर आपका आइडिया मैच हो रहा तो सही है, अदरवाइज इसको काटी मार देना रेड पेन से. सही है, बिला वजह नहीं. ओके. द ऑडिट प्रोसेस विल देयरफॉर इंक्लूड रिव्यूइंग एंड टेस्टिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा एंड सिस्टम विच द फर्म हैज हेल्प टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट. As a result, there is a clear risk that the audit team and too readily place reliance on IT controls लगे हुए होंगे. हाँ या नहीं? किसने डिज़ाइन किए हैं? अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि भाई अगर ऑटोमेटिक उससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप तो कंट्रोल पर रिलाई करोगे, जबकि रिलाई करना तो क्यों नहीं करना चाहिए? मसले हैं उसमें, पर आप तो उस पर कुछ कर ही नहीं सकते. हम ही ने बनाया उसको. यस, क्योंकि टेस्ट होकर अगर एरर आ भी गया जानी तो भी आप ओवरलुक करोगे. क्लियर है? अच्छा. विद रेफरेंस टू चंपू लिमिटेड इज क्लियर दैट प्रोवाइडिंग असिस्टेंस विद द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द वेबसाइट एंड ऑनलाइन सिस्टम दिस विल कॉन्स्टिट्यूट सेल्फ रिव्यू थ्रेड. द ऑडिटर विल ऑडिट द सेल्स फिगर व्हिच आर जनरेटेड बाय द. इन केस ऑफ रेवेन्यू दिस सेल्फ रिव्यू थ्रेड मे बी हाइटेंड फर्दर बाय द ऑडिट रिलायंस ऑन द एंड ऑन द एनालिटिकल रिव्यू ऑफ डेटा समराइजेस जनरेटेड बाय द. अगर मैं उस पर कोई डेटा एनालिटिक्स लगाऊंगा तो वो भी इन्फॉर्मेशन से निकाल के लगाऊंगा ना. उसमें डेटा ही गलत है तो मेरे एनालिटिक्स भी, क्योंकि आपने अगर डेटा एनालिटिक्स का चैप्टर मेरे साथ किया हुआ है तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप पहले डेटा को निकाल के उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करते हो, सिस्टम से मैच करते हो कि वहाँ से सही आ रहा है, या जब डेटा ऑथेंटिकेट हो जाता है तो फिर उस पर एनालिटिक्स परफॉर्म होते हैं. अदरवाइज वो डेटा किसी काम का नहीं है. क्लैरिटी है? अब ये नीचे वही सादा खुशबू सेफगार्ड लिखे हुए हैं, वो एक बार देख लेना. तो मैंने आपको बताया ना, इवैल्यूएट करना पड़ेगा ना. अब एक्सेप्टेंस प्रोसीजर में मैं वापस से वो तो नहीं लिखूंगा, उसकी इंटेग्रिटी चेक करूंगा. तो चेक कर ली, वो तो भंड पता लग गया है. सिर्फ आपने थ्रेट बता दिया ना उस पर. हाँ, क्योंकि अभी तो कुछ प्रूव नहीं हुआ ना. तो आप कह रहे हो आपने कंसिडर करना होगा इसको कि ये एसोसिएट हो सकता है. चलें, तो अब मुझे बताओ कि भाई ये बात समझ आती है. सर कल वाले क्वेश्चन का भी आंसर ये रहा, ये डाल दिया मैंने, ये रहा. कल वाले क्वेश्चन का आंसर भी डाल दिया, ये रहा. सही है. आज जो पीडीएफ भेजूंगा उसमें आ जाएगा. हाँ हाँ, मैं तो आपको कहा ना. हाँ हाँ, अपने हिसाब से लिखोगे. आइडिया, सजेस्टेड का मतलब है डिटेलिंग. आप तो अपने हिसाब से आइडिया देंगे. चले, मुझे एक बात बता दो कि कल भी एथिक्स सही है ना? चलो सही है. ओके ओके ओके.